देखिए, हमने कक्षा 6 की जो बुक थी, पृथ्वी हमारा आवास, उसके अंदर सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा, और सेकंड चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। और अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जो मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। विषुवत जो कि 0 डिग्री पे है, ठीक है, इसको हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री उत्तर पे, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव है दक्षिण ध्रुव, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिण पे। यहाँ पे जैसे देखिए, एक तो ये विषुवत रह गया और ये दक्षिणी ध्रुव रह गया 90, और यहाँ पे 90 डिग्री सॉरी उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है 90 डिग्री पे, ठीक है। इसके अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, और इसके अलावा भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, फर्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। जो कि यहाँ पे हम देखेंगे, ये 23.5 डिग्री उत्तर में है और 23.5 डिग्री दक्षिण में है। इनको हम कर्क रेखा और इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में कौन सी रेखाएं हैं? विषुवत के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुववर्त है। और इनके अलावा भी ये जो रेखाएं हैं, जैसे कि ये है उत्तरी ध्रुववर्त, ठीक है, 66.5 पे, और इसके अलावा यहाँ पे दक्षिण में 66.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी ध्रुववर्त, इनके नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। यह है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र में क्या होती है? सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। और इस कटिबंध को, यानी कि ये जो मकर रेखा और कर्क रेखा है, इनके बीच का जो भी स्थान है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये जो क्षेत्र है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इनके बीच का जो भी स्थान है, अर्थ पे जो भी क्षेत्र आता है, उसको हम कौन से कटिबंध के नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। और ये हमारी जो कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं, इसके बाद में जितने भी अक्षांश है, वहाँ पे दोपहर का जो सूरज है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और एवं उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। और इस कारण से इसका तापमान क्या रहता है? मध्यम रहता है। और ये तापमान मध्यम रहने के कारण से इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। देखिए, ये जो है, यहाँ से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, इनको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये उत्तर में है तो इसको उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, और ये दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। यानी कि इनका ये जो क्षेत्र होता है, इनमें ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता, इसलिए
ये शीत कटिबंध कहलाते हैं और इस वजह से इनको हम किन के नाम से जानते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इनका क्षेत्र कौन सा है, जैसे ये 66.5 से 90 डिग्री और यहाँ पे 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये जो क्षेत्र होता है इनको हम किन के नाम से जानते हैं, शीत कटिबंध। ये उत्तर में है तो उत्तर शीत कटिबंध और दक्षिण में है तो दक्षिण शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, देशांतर क्या है। अब देशांतर के बारे में भी हम जान लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियों की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी भी स्थान की सही लोकेशन जाननी होती है तो हमें अक्षांश के अलावा भी और कुछ जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए, तब हम जाकर के उसकी सही लोकेशन बता सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश, यानी कि ये जो दोनों हैं ये एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। इनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की इनकी दूरी कितनी है, ये भी हमें जानना होगा। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं और ये जो रेखाएं होती है इनको हम क्या कहते हैं, देशांतरी यामोत्तर। ये ना ये देशांतरी यामोत्तर है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और इनकी जो बीच की दूरी होती है उनको हम किन में मापते हैं, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ये जो बीच की दूरी होती है ना इनको हम मापते हैं देशांतरीय अंशों में। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और इनको किन में विभाजित करते हैं, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में। ये अर्धवर्त है। ये क्या है, ये अर्धवर्त है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवर्त है, कंप्लीट एक वर्त नहीं बनाती है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कंप्लीट एक वर्त बनाती है और देशांतर रेखाएं नहीं बनाती है। ठीक है, तथा इसके बीच की दूरी दूरों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और इनकी जो बीच की दूरी होती है, जैसे कि ये जो इनके बीच की दूरी है देशांतर पे ये घटती जाती है और ठीक दूरों पे ये शून्य हो जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं है, सभी पे ये समानांतर होती थी, बराबर होती थी इनकी दूरी। ठीक है, एवं दूरों पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है और जहाँ ये सभी देशांतरीय रेखाएं मिलती है वहाँ पे ये शून्य हो जाती है इनके बीच की दूरी। ठीक है, अब हम आगे चलते। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है और जैसे अक्षांश जो रेखाएं हैं इनमें तो क्या होती थी, सभी की जो लंबाई होती थी वो समान नहीं होती थी। जैसे कि सबसे बीच का अक्षांश था 0 डिग्री, ठीक है, उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती थी, फिर हम ऊपर जाते थे उस अक्षांश की लंबाई कम होती थी। तो इनमें अक्षांश रेखाओं में की लंबाई वो कम होती जाती थी, लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा कुछ नहीं है, सभी की लंबाई समान होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांश रेखाओं में व्यक्त करना कठिन है। अब इनकी ये जो लंबाई है सभी की समान होती थी, तो उनको मुख्य अक्षांश रेखाओं में ये व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इसमें क्या है कि सारी रेखाएं समान थी। जैसे कि अक्षांश रेखाओं में जो सबसे बड़ी रेखाएं थी उसको हमने मुख्य मान लिया था, उसको 0 डिग्री मान लिया था, इसको इक्वेटर मान लिया था। लेकिन इसमें हम अब किसको इक्वेटर माने, किसको बीच में माने, तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो इसके बाद में इसका क्या सॉल्यूशन किया गया, देखिए, तब सभी देशों ने निश्चय किया, यानी कि जितने भी देश थे उन सब ने एक निर्णय लिया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर
गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को मुख्य यामोत्तर कहते हैं। और यहीं से शुरू कर लिया, कहाँ से? ग्रीनविच से, जो ब्रिटिश की एक राजकीय वेधशाला है, वहाँ से उसको मुख्य यामोत्तर मान लिया कि यहाँ पे जो रेखा है ये मुख्य यामोत्तर मान लेते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और इसको 0 डिग्री मान लिया। उसके बाद में क्या है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं। मुख्य यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यानी कि ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को अलग अलग करती है, 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में। और इसी तरीके से अक्षांश में था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं। और इसी वजह से हम पूर्व जो अक्षांश रेखाएं पूर्व में हैं या जो देशांतर रेखाएं पूर्व में हैं उनको हम पूर्व, और जो पश्चिम हैं उसके लिए पश्चिम। ठीक है, ये लगाते। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, ये अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के बीच के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। और इनके बीच में ये जो ग्रिड है ना, इनको बोलते हैं, ये जो चोट बॉक्स है इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि अगर अब हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सही जानकारी हो तो हम उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए 90 डिग्री, उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। यानी कि 26 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में जो स्थित बिंदु होगा वो किसको दर्शाएगा? धुबरी को। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाओं के लिए ये कह रहे हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को अक्षरों से व्यक्त करें। यानी कि इनको व्यक्त करना है हमें। यहाँ पे हम संख्या लगा लेंगे ऊर्ध्वाधर के लिए 1 से 4 तक और ये कैसे रहे तक। ठीक है, जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वर्त खींचिए। यानी कि ये जो एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है, वहाँ पे हमें क्या करना है, इन छोटे वर्तों को वर्त बनाने हैं और छोटे वर्तों को भी हम व्यक्त करेंगे एबेसडस से। ठीक है, नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये पूर्व देशांतर को और जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। तो हमें इनकी स्थिति अगर जाननी होगी कि ये कहाँ कहाँ पे हैं तो हम आगे देखेंगे। जैसे कि ये है, अब आप देखेंगे कि वर्त है उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसे हम ये देखेंगे, ये ऊर्ध्वाधर, ये जो लाइनें खींची गई है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज 1 डिग्री हम देखेंगे तो ये 1 डिग्री और ये है।
ठीक है। ये एक उत्तर हो, ये ख उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, ठीक है। तो ये क की स्थिति यहाँ पे बता रखी है और इनके अलावा इनकी भी स्थिति हम जान सकते हैं, ठीक है। इनकी स्थिति आप जान करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है।